नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट में अपन ने पिछले व्याख्यान में अंतर्जात बलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम लेते हैं बहिर्जात बल। अपन ने जैसे आज चर्चा की थी कि पृथ्वी के अंदर और बाहर दो तरह की शक्तियां कार्य कर रही हैं। जिन शक्तियों से पृथ्वी के अंतरतम में परिवर्तन होते हैं या जो बल पृथ्वी के अंतरतम में कार्य करते हैं उनको अंतर्जात बल कहा जाता है, और जो बल पृथ्वी के बाहरी सतह के ऊपर कार्य करते हैं उनको बहिर्जात बल कहा जाता है। भूपटल पर अंतर्जात बलों के सक्रिय होने से अनेक विषमताएं पैदा हो जाती हैं कि जब अंतर्जात बल जब सक्रिय होते हैं, जो आंतरिक शक्तियां जब सक्रिय होती हैं तो पृथ्वी के पटल के ऊपर, धरातल के ऊपर अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन विषमताओं को दूर करके धरातल को सपाट बनाने की क्रिया भी प्रकृति ने दूर करने का अपनी व्यवस्था करी है। यह कार्य बहिर्जात बलों द्वारा किया जाता है, जिन्हें विध्वंसकारी बल भी कहते हैं। धरातल पर मौजूद स्थल रूपों को काट, छांट तथा घिसकर छीण बनाने के कारण इन बलों को विनाशकारी बल कहा जाता है। यानी धरातल के ऊपर जो विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं उनको ये बल काट छांट करके और उनको वापस अपने मूल रूप में लाने का ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रवाही जल, पवन एवं हिम इसके प्रमुख कारक या साधन हैं। इन साधनों को सक्रिय बनाने के तीन प्रमुख कारक योग देते हैं। पहला है सूर्य ताप, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा पृथ्वी का घूर्णन। सूर्य ताप ही धरातल पर तापमान के विषम वितरण का कारण है। तापीय भिन्नताओं से वायुदाब में अंतर आता है तथा वायु विक्षोभ, पवन आदि उत्पन्न होते हैं। यही नहीं, शैलों के अपक्ष में भी सूर्य ताप प्रभावकारी होता है। गुरुत्व तथा पृथ्वी का घूर्णन पवन तथा हिम के प्रभाव को नियंत्रित करता है। बहिर्जात बलों को सक्रिय बनाने में किसी न किसी गतिशील साधन का योग अवश्य होता है। प्रवाही जल, हिम, पवन आदि गतिशील साधन हैं। धरातल पर काट छांट का कार्य करते हैं। शैलों की काट छांट, घिसने तथा क्षीण बनाने की क्रिया को अनाच्छादन कहा जाता है। यानी धरातल पर जो स्थल रूप अवस्थित हैं या उसका कोई एक भाग अवस्थित है, उसमें काट छांट या उसको घिस के विदीर्ण करने या उसको शिथिल करने का जो कार्य होता है उसको अनाच्छादन कहा जाता है। मोंकहाउस के अनुसार अनाच्छादन में उन सभी साधनों के कार्य सम्मिलित हैं जिनसे भूपटल के किसी भाग का पर्याप्त विनाश, अपव्यय तथा हानि होती है। इस उपलब्ध पदार्थ का अन्यत्र निक्षेप होता है तथा इससे अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अनाच्छादन के जो प्रक्रम है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो अनाच्छादन होता है, जिसको डेनुडेशन कहा जाता है, तो भूपटल के अनाच्छादन में दो प्रक्रम या शक्तियां मुख्य रूप से कार्य करती हैं। पहला है स्थैतिक और दूसरी गतिशील। स्थैतिक जो प्रक्रम है, जो शक्तियां हैं, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सेलों की अपने ही स्थान पर टूट फूट से, यानी सेलें अपने स्थान पर ही टूट फूट कर विदीर्ण होकर गिरने लग जाती हैं। इसके द्वारा सेलें ढीली पड़ती हैं तथा चट्टानों का चूर्ण बनता है। इस क्रिया को अपक्षय या वेदरिंग कहा जाता है। दूसरा है गतिशील प्रक्रम। गतिशील प्रक्रम इसके अंतर्गत गुरुत्व प्रवाही जल, इसमें वर्षा जल, नदी, भूमिगत जल, ये जो तमाम जो प्रवाही जल हैं ये शामिल होते हैं। पवन, हिमानी, लहरें और ये सब इसमें शामिल होते हैं। ये जो साधन हैं सेल पदार्थों को तोड़ते फोड़ते हैं तथा अपेक्षित पदार्थों को उठाकर अन्यत्र ले जाकर निक्षेपित कर देते हैं। यानी तोड़ने फोड़ने का काम भी करते हैं और उनका परिवहन का कार्य करते भी हैं, और उस पदार्थों को या उन पदार्थों को ले जाकर अपने द्वारा अन्यत्र जाकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत वृहत क्षरण तथा अपर्दन भी सम्मिलित होते हैं या अपर्दन सम्मिलित होते हैं। परिवहन एवं निक्षेप भी अपर्दन से संबद्ध होता है। अब अपन विस्तार से ले लेते हैं। पहला अपन लेते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग। होम्स जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इनके अनुसार अपक्षय
उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रमों का प्रभाव है जो सेलों के विनाश एवं विघटन में सहायक होते हैं। यानी जो सेलों के विनाश और विघटन में सहायक होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन ना हो। यानी सेलें विदीर्ण हो, ढीली हो, अपने स्थान पर गिर जाएं। लेकिन शर्त यह होती है कि बड़े पैमाने पर वो जो ढीले पदार्थ हैं, जो विदीर्ण होकर जो नीचे गिरे हुए पदार्थ हैं चट्टानों के, उनका परिवहन बड़े पैमाने पर नहीं होना चाहिए। स्पार्क्स के मतानुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक साधनों द्वारा सेलों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने या रासायनिक अपघटन की क्रिया को अपेक्षे कहा जाता है। अब ये जो अपन ने परिभाषाएं ली हैं, इसे अपन अगर अंदाजा लगाएं तो इसे स्पष्ट होता है कि यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है। यानी स्थिति का मतलब ये कि इनके द्वारा, इस प्रक्रम के द्वारा चट्टानें अपने स्थान पर टूटकर विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही गिर जाती। अब ये जो प्रक्रिया है, तो इसमें दो प्रकार के प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। ये जो अपेक्स है, जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसमें दो प्रकार के प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। पहला है भौतिक प्रक्रम या भौतिक प्रोसेस, जो है तापीय परिवर्तन, तुषार क्रिया तथा जीव जंतुओं एवं वनस्पति द्वारा सेलों का मौलिक रूप से विघटन तथा अपदलन होता है। किंतु इससे सेल तत्वों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यानी उनका अपघटन हो जाता है, विघटन उनका हो जाता है, विदीर्ण वो हो जाते हैं, लेकिन उनमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है। दूसरा है रासायनिक प्रक्रम। जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि द्वारा सेलों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे सेल कण ढीले पड़ते हैं। इस क्रिया को अपघटन कहा जाता है। अब ये जो अपेक्षा होता है, इसको कुछ कारक हैं जो नियंत्रित करते हैं। अपेक्षा के स्वरूप तथा तीव्रता में स्थानीय भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ये भिन्नताएं अपेक्षा के कारकों का प्रतिफल है। ये जो कारक हैं वो अपन अब आगे आपको बताऊंगा। पहला, सेल संगठन एवं संरचना। कोमल सारंध्र संधि युक्त एवं असंगठित, जिसको ढीली सेल भी कहा जाता है, सेलों पर अपेक्षा की क्रिया अधिक प्रभावकारी होती है। यानी जो कोमल असंगठित चट्टान होती है, उन पर जो अपेक्षा की क्रिया है ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। सरंध्र तथा घुलनशील खनिजों वाली सेलों पर रासायनिक अपेक्षा की क्रिया सरलता से होती है। ऊर्ध्वाधर स्तर वाली सेलों पर तापमान, तुषार, जल एवं पवन का प्रभाव शीघ्र होता है। ऐसी सेलों का आधार नष्ट होता ही गुरुत्व के कारण उनका स्थानांतरण होने लगता है। इसके विपरीत क्षैतिज स्तरों वाली सेलों का विघटन देर से होता है। अधिक संधि युक्त सेलों पर यांत्रिक अपेक्षा का प्रभाव अधिक होता है। दूसरा है भूमि का ढाल। ढालू भूमि पर सेलों का यांत्रिक अपेक्षा अथवा विघटन अधिक होता है। खड़ा ढाल होने पर ढीली सेलों का स्थानांतरण सरलता से होता है। कम ढालू भूमि में सेलें संगठित रहती हैं तथा उनका अपक्षय और स्थानांतरण आसानी से नहीं हो पाता है। तीसरा है जलवायु की दशाएं। जलवायु की जो दशाएं हैं, जिनसे सेलों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जलवायु की विभिन्नता अपेक्षा की तीव्रता या मात्रा के लिए उत्तरदायी है। उष्णार्द्र जलवायु में रासायनिक अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। अधिक तापमान एवं आर्द्रता के कारण सेलों के लवण घुल जाते हैं। इसके विपरीत उष्ण एवं शुष्क यानी मरुस्थलीय दशाओं में अधिक तापांतरों के कारण सेलों का प्रसार एवं संकुचन अधिक होता है, जिससे उनका यांत्रिक अपक्षय तीक्ष्ण गति से होता है। अगला है वनस्पति। सेलों के अपक्षय में वनस्पति की भूमिका विवादास्पद है। वनस्पति अपक्षय का कारक भी है तथा बाधक भी। वास्तव में वनस्पति की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, इसलिए मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए वनारोपण किया जाता है। किंतु दूसरी ओर ये भी सत्य है कि वनस्पतियों की जड़ों में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं जो सेल कणों को विबंधित करते हैं।
वृक्षों की जड़ें भूमि पर गहराई तक प्रवेश करके संधियों का विस्तार करती हैं तथा सेलों को अपक्षेद करती हैं। यानी जो जो वृक्ष अपना आकार लेता है, बड़ा होता है, तो वो जो सेलों की संधियां हैं उनमें विस्तार करता चला जाता है और चट्टानें विघटित होना शुरू हो जाती है। अगला है समय। सामान्यतः अधिक समय अथवा देर तथा अपक्षय होने पर सेलें अंततः नष्ट होती हैं। इसलिए काल अवधि तथा अपक्षय का सीधा संबंध होता है। अब अपक्षय कितने प्रकार का होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। अपक्षय मोटे रूप से 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है भौतिक अपक्षय या भौतिक कारक, जिसमें सूर्यताप, जल, तुषार, वायु एवं दाब। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। और तीसरा जैविक अपक्षय, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव। तो ये अपक्षय प्रकार हैं और अगले व्याख्यान में ये जो अपक्षय के प्रकार हैं इनको विस्तार रूप से अपन लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।